एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है तो वह बतलाइए। यह हमें क्वेश्चन नंबर 9 के ही जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है और उसके लिए बताना है कि इसमें से किस में तत्समक का अस्तित्व है या नहीं है। तो 9 का फर्स्ट क्वेश्चन था ए संक्रिया बी हमें डिफाइन किया गया था ए माइनस बी के द्वारा। ये संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है या नहीं, और है तो फिर वो क्या है ये हमें निकालना है। तो तत्समक क्या होता है पहले हम इससे देख लें। हमें पता है कि ए संक्रिया ई बराबर में हमें ए मिल जाए और ई संक्रिया ए करे तो भी हमें ए मिल जाए। दोनों स्थितियों में यदि हमें ए रिटर्न मिल जाए तो ये जो ई होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यह तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पर जो हमें संक्रिया दे रखी है ए संक्रिया बी, वो डिफाइंड है ए माइनस बी के द्वारा। यहाँ पर वो तत्समक का अस्तित्व है या नहीं इसे हम चेक करते हैं। तो ए संक्रिया ई बराबर ए, पहले हम जो हमारा तत्समक की डेफिनेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ए संक्रिया ई बराबर ए, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन डिफाइन किया गया है ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी, तो ए संक्रिया ई ए माइनस ई हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए। साइड चेंज कर दें, ए इधर आ जाएगा तो ए माइनस ए उधर चला जाएगा तो ई प्लस में हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लेता हूँ, ई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखने पे ऐसा लग रहा है कि तत्समक का अस्तित्व है और वो ई का मान 0 है, लेकिन अभी हमें ई संक्रिया ए भी तो निकालना है। वो क्या देता है तब हम किसी रिजल्ट पे पहुँच पाएंगे। अब देखें ई संक्रिया ए, ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए के बराबर होती है। अब इसको हल करें तो ए संक्रिया बी डिफाइंड ए माइनस बी के द्वारा, तो ई संक्रिया ए हो जाएगा ई माइनस ए, पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव। ए संक्रिया बी ए माइनस बी का मतलब पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव, तो ये हो गया ए के बराबर। साइड चेंज की, माइनस से उधर जाके प्लस ए हो गया, तो ई की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2a। यहाँ पर ई की वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ पर ई की वैल्यू 2a आ गई। इट मीन्स कि अलग अलग आ गई, जबकि जो तत्समक होता है वो एक समान होता है। पूरी संक्रिया के लिए तत्समक का मान एक ही होता है, वो कभी भी 2 या 2 से अधिक मान नहीं होते। तत्समक अद्वितीय होता है। हमें जो समुच्चय दे रखा है वो Q है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, मतलब कि परिमेय संख्याओं में हमें एक अद्वितीय तत्समक मिलेगा। यहाँ पर हमें ई का मान 0 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ई का मान हमें 2a मिल रहा है। ये a भी क्या है, ये a भी परिमेय संख्या ही है, तो a के सभी मानों के लिए भी फिर हमें 0 ही मिलना चाहिए था। a का मान यदि हम 0 लेते तो उसके लिए तो 0 मिलता है, लेकिन ए का मान यदि हम 1 लें तो क्या 0 मिलेगा? ए का मान यदि हम 1 लेंगे तो ये ए का मान 2 हो जाएगा, ए का मान 2 लेंगे तो ए का मान 4 हो जाएगा। तो ऐसा कैसा तत्समक जो ए के हर बदलते मान के लिए अलग अलग आ रहा है, जबकि हमें पता है कि तत्समक तो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यदि आप ए का मान यहाँ पे 0 ले लोगे तो 0 आ जाएगा और आपको लगेगा कि यहाँ पर भी ई का मान 0, यहाँ पर भी ई का मान 0, तो तत्समक 0 है। जबकि ए के अनंत मान के लिए हमें 0 आना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिख दिया कि ए भैया आप 0 मत लो, ए का मान आप 0 के अतिरिक्त तो और भी कुछ रख के देख लो, और फिर भी यदि आपको 0 मिलता जाए तब हम मान लेंगे कि तत्समक का अस्तित्व है और वो 0 है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि तत्समक का अस्तित्व नहीं है। सेकंड वाला हमें दे रखा है ए संक्रिया बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए भी हमें वही तत्समक चेक करना है, और हमें पता है कि ए संक्रिया ई बराबर ए हमें रिटर्न मिल जाए, और इसी तरीके से ई संक्रिया ए करें तो भी हम ए रिटर्न मिल जाए, तब उस कंडीशन में ई तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पर हम देखें ए संक्रिया ई करके देखें और देखते हैं कि ए रिटर्न मिलता है कि नहीं। इस संक्रिया का लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से हमें डिफाइन किया गया है उस तरीके से कर दें। ए संक्रिया ई हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें सवाल में ज़्यादा बचना नहीं पड़े, आसानी से हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। तत्समक की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार हमें पता है कि ए की संक्रिया जब हम ई से कराते हैं तो ए हमें रिटर्न मिल जाता है, और हमें जो समुच्चय दे रखा है वो परिमेय संख्याओं का है। ए एक परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या को बिलोंग करता है। तो हमने ए बराबर एक संख्या ले ली, सपोज -3 ले ली। -3 परिमेय संख्या को बिलोंग करता है, तो हमने मान लिया है कि a बराबर -3। अब हम -3 की संक्रिया e से करें तो हमें -3 ही रिटर्न मिलना चाहिए यदि तत्समक का अस्तित्व है तो, क्योंकि तत्समक की जो डेफिनेशन होती है वो इसी तरीके से होती है। तो a संक्रिया e को हमने जिस तरीके से सवाल में हमें डिफाइन कर रखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्म में लिख दिया है कि a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब a की जगह हम -3 रखें और हमें -3 ही रिटर्न मिलना चाहिए। तो चेक करें, हमने यहाँ पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर रख दिया -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर, इसको यदि हम हल करते हैं तो -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस e का स्क्वायर। तो अब आप देखें कि ये जो 9 है ये प्लस का है और यहाँ पर e का स्क्वायर है। एक बार को आप मान भी लें कि e कोई माइनस वाली संख्या है तो उसका स्क्वायर मिलके वो फिर से प्लस वाली हो जाएगी, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर प्लस में ही आता है। तो ये भी संख्या प्लस की और ये भी प्लस संख्या प्लस की, दो प्लस की संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं तो उसका मान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता। तो हमने जब a का मान ऋण 3 रखा तो बराबर में हमको ऋण 3 नहीं मिलता। 9 प्लस e स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू -3। a का मान हमने -3 रखा लेकिन -3 हमें राइट हैंड साइड पे नहीं मिला। इट मीन्स कि तत्समक का अस्तित्व नहीं है। तो जब तत्समक की जो डेफिनेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें पता लग गया कि तत्समक का अस्तित्व नहीं है, तो फिर उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इस तरीके से फिर लिख देंगे, अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है। तीसरा है ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस ए बी। तो इसके लिए हम ए संक्रिया ई बराबर ए को चेक करें। तत्समक की डेफिनेशन हमें पता है कि ए संक्रिया ई बराबर हमें रिटर्न में ए मिलता है, और ई संक्रिया ए करें तो भी रिटर्न में ए मिलता है, तो तत्समक का अस्तित्व होता है और उस स्थिति में ई तत्समक होता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लें ए संक्रिया ई बराबर ए के लिए। तो जिस प्रकार से हमें सवाल में डिफाइन किया गया है ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस ए बी, पहली संख्या प्लस पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो ये हमारे लिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। उसी तरीके से हमने लिख दिया पहली संख्या प्लस पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर में ए। अब यहाँ पर हमने ए का पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया ए ई बराबर ए माइनस ए, ये हो गया ए ई बराबर 0। यहाँ पर ई बराबर 0 बटा ए, तो ई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हम तत्समक की जो डेफिनेशन है कि ई संक्रिया ए बराबर ए, इसके लिए राइट हैंड साइड के लिए चेक करते हैं। तो हमने ई संक्रिया ए बराबर ए लिखा, जिस हिसाब से क्वेश्चन हमें डिफाइन है ए प्लस ए इंटू बी, पहली संख्या प्लस पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, उसी रूप में इसे लिख दें पहली संख्या प्लस पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर में ए। तो हमें ई का मान निकालना है, यहाँ पर हम ई को कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए इक्वल्स टू ए। तो ई का मान हो गया ए अपॉन 1 प्लस ए। अब आप देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 में ई का मान 0 आ रहा था, तत्समक 0 दे रहा था, और इक्वेशन नंबर 2 में ई का मान आ रहा है ए अपॉन 1 प्लस ए। ये अभी हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी तरह हो रहा है। वहाँ पर भी हमें समीकरण नंबर 1 में ई का मान 0 मिला था, समीकरण 2 में ई का मान 2a मिला था। तो वहाँ पे हमने कहा था कि ए चूँकि एक परिमेय संख्या है तो सभी मानों के लिए भी फिर हमें 0 ही मिलना चाहिए, क्योंकि ई तो तत्समक होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें मिल रहा है, ई का मान 0 है समीकरण नंबर 1 में, और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में ई का मान ए अपॉन 1 प्लस ए। ए एक परिमेय संख्या है तो ए के सभी मानों के लिए भी फिर हमें 0 ही मिलना चाहिए, क्योंकि तत्समक तो अद्वितीय होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोज ए का मान 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 धन 1, मतलब 1/2 हो जाएगा ई का मान।
ए का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो ए के अलग अलग मानों के लिए ई के अलग अलग मान आ रहे हैं, इसलिए तत्समक का अस्तित्व नहीं है। और फिर उसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, चूँकि यहाँ पर ई जब 0 आ गया है तो हम ए को 0 के लिए क्यों चेक करें, ए को सभी मानों के लिए चेक करते हैं। तो 0 को छोड़ के अन्य सभी मानों के लिए चेक करके देखें जरा क्या 0 आता है क्या, नहीं आता। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें ई का मान 0 नहीं मिलता है, अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है। चौथा है ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए भी हमें तत्समक चेक करना है। डेफिनेशन ए संक्रिया ई बराबर ए और ये बराबर ई संक्रिया ए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें ए संक्रिया ई बराबर ए के लिए, तो हमने लिख दिया ए संक्रिया ई बराबर ए के लिए, जो कि हमें डिफाइंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर में ए। अब वही हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो हमने एक क्वेश्चन में अभी की थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वो ट्रिक इस्तेमाल की थी। हम यहाँ पर ए का एक मान रख के देख लेंगे और फिर देखेंगे कि वो हमें रिटर्न मिलता है कि नहीं, क्योंकि तत्समक की डेफिनेशन यही होती है कि यदि हम संक्रिया ई से कराएं उसके तत्समक से कराएं तो वही अवयव हमें रिटर्न मिलना चाहिए अगर तत्समक का अस्तित्व है तो हमने मान लिया कि ए बराबर -2, क्योंकि -2 एक परिमेय संख्या है, जो हमें समुच्चय दे रखा है और परिमेय संख्याओं को दे रखा है। तो हमने ए की जगह -2 रखेंगे, उसकी ई से संक्रिया करेंगे और देखेंगे कि फिर हमें -2 रिटर्न मिलता है कि नहीं। यदि -2 रिटर्न नहीं मिलता तो सिद्ध हो जाएगा कि तत्समक का अस्तित्व नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो ए संक्रिया ई है उसको जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस रूप में लिख दिया ए माइनस ई का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए की जगह -2 रखा, तो -2 माइनस ई इसका होल स्क्वायर। अब आप देखें कि ये होल स्क्वायर है, अगर अंदर की संख्या ब्रैकेट के अंदर की संख्या किसी तरीके से माइनस में भी आ जाती है तो उसका स्क्वायर मिलकर वो प्लस में हो जाएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर तो उसको प्लस का ही बना देता है, तो वो प्लस वाली संख्या फिर -2 के बराबर कैसे होगी, माइनस वाली संख्या के बराबर तो हो ही नहीं सकती। इट मीन्स कि हमने -2 रखा एक की जगह और -2 हमें रिटर्न नहीं मिला, अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है। हम लिख देंगे अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है ए संक्रिया बी बराबर ए इंटू बी अपान 4। बुक में ये ए की पावर बी अपान 4 के रूप में दिया है, तो उसे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें, वो ए इंटू बी अपान 4 है। तो इसको हम सॉल्व करें, वही हमें देखना है। ए संक्रिया ई बराबर रिटर्न में ए, ई संक्रिया ए बराबर रिटर्न में ए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए संक्रिया ई बराबर रिटर्न में ए, तो ए संक्रिया ई बराबर रिटर्न में ए, जो हमें क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या अपान में 4 ए संक्रिया बी हो जाता है। तो वो यहाँ पर भी हम कर दें अप्लाई, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या अपान में 4 इज इक्वल्स टू ए। ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ए इज इक्वल्स टू 4 है। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ई का मान 4। इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड देख लें, जो तत्समक की डेफिनेशन है कि ई संक्रिया ए बराबर ए, उसके लिए सॉल्व करें। तो ई संक्रिया ए बराबर ए, तो जिस हिसाब से हमें सवाल डिफाइन किया गया ए इंटू बी अपान 4, ये हो जाएगा ए इंटू ए अपान 4 इक्वल्स टू ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 है, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो ई का मान 4 आ गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से ई का मान 4 आ रहा है, और यहाँ ये बता रहा है कि तत्समक का अस्तित्व है और वो 4 है। हमें किसी प्रकार का डाउट है कि चलो हम चेक करके देखें, तो आप चेक भी कर सकते हैं। सपोज़ हमने ए संक्रिया ई, तो हमें रिटर्न में ए मिलना चाहिए। हमने ए का मान सपोज़ ले लिया 3, तो ए का मान अगर हम 3 ले रहे हैं तो फिर 3 ही रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, 3, और ई का मान कितना निकाला हमने 4। देखो 3 संक्रिया 4 करते हैं तो 3 रिटर्न आता है कि नहीं। जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है ए इंटू बी अपान 4, तो करें उसको 3 इंटू 4 अपान 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और ये वापस 3 मिल गया। हम ए का मान 3 लेके चले और 3 हमें वापस आ गया। अतः ये जो ई का मान जो 4 आ रहा है वो सही है, सभी मानों के लिए यही आएगा, अद्वितीय होता है ई। अतः तत्समक का अस्तित्व है। तो हमने लिख दिया अतः तत्समक का अस्तित्व है और ई बराबर 4। छठवां हमें दे रखा है ए संक्रिया बी बराबर ए इंटू बी का स्क्वायर। ये ए इंटू बी का होल स्क्वायर नहीं है,
ए इंटू सिर्फ बी का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम चेक करें, हमें पता है कि जो तत्समक की डेफिनेशन है ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए चेक कर लें, ए संक्रिया ई बराबर ए। तो ए संक्रिया ई बराबर ए किया हमने, जिस हिसाब से हमें डिफाइन किया गया क्वेश्चन में ए इंटू बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए इंटू ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो ई स्क्वायर ए इधर चला जाएगा अपॉन में, तो ए अपॉन ए, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट किया हमने, तो ई का मान आ गया +-1। ई के 2 मान आ गए, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ई तो अद्वितीय होता है, परंतु ई अद्वितीय होता है, अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है कि मान लीजिए कि ए हमें गिवन है ए इक्वल्स टू n क्रॉस n, प्राकृत संख्या है n, तथा ए में हमें अब युग्म के रूप में दे रखे हैं। तो ए कॉमा बी की संक्रिया सी कॉमा डी से इस प्रकार से डिफाइन है कि ये बराबर है ए प्लस सी और बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि संक्रिया क्रम विनिमय तथा साचारी है, ये हमें सिद्ध करना है। तथा ए में संक्रिया का तत्समक अवयव यदि कोई है तो वह ज्ञात कीजिए। तो ये हमने सवाल लिख लिया है। क्रम विनिमय के लिए हमें पता है कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए होता है, तो संक्रिया क्रम विनिमय होती है। साचार्य के लिए ब्रैकेट में ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी का मान यदि ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के बराबर है तो संक्रिया साचार्य होती है। सवाल में चूंकि हमें युग्म के रूप में संक्रिया दे रखी है ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी, तो फिर इसके क्रम विनिमय होने के लिए हमें मिलना चाहिए ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी, ये बराबर होना चाहिए सी कॉमा डी संक्रिया ए कॉमा बी। अभी तक हमें था कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए को हम क्रम विनिमय कह रहे थे, लेकिन जब युग्म के रूप में होगा तो पूरा की पूरा युग्म का क्रम बदल जाएगा। ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी बराबर होना चाहिए सी कॉमा डी संक्रिया ए कॉमा बी के। तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हो गया हमारा जो क्रम विनिमय का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसकी वैल्यू ये आ रही है। अब क्रम विनिमय की जो डेफिनेशन है उसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आती है हम वो चेक कर लें। तो सी कॉमा डी संक्रिया ए कॉमा बी, तो जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन डिफाइन है, पहले ब्रैकेट का पहला अवयव दूसरे ब्रैकेट के पहले अवयव से जुड़ रहा है और दूसरा अवयव दूसरे अवयव से जुड़ रहा है। पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ा ए प्लस सी, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से जुड़ा बी प्लस डी। तो यहाँ पर भी वही होगा, पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा सी प्लस ए, तो सी प्लस ए कॉमा दूसरा अवयव दूसरे अवयव से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा डी प्लस बी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो सी और ए हैं, डी और बी हैं, ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्या हैं। क्योंकि हमें जो समुच्चय दे रखा है वो प्राकृत संख्याओं का दे रखा है और प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती हैं। तो सी और ए दोनों धनात्मक संख्या हैं और बीच में भी धन का ही चिन्ह है। तो यदि हम इनका क्रम भी बदल दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो सी प्लस ए की जगह हम इसको ए प्लस सी लिख दें। इसी प्रकार से डी प्लस बी की जगह इसको हम बी प्लस डी रख दें तो भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। यहाँ पर भी ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख देंगे ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी ये बराबर है सी कॉमा डी संक्रिया ए कॉमा बी के, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। हम साचार्य के लिए चेक करें। साचार्य के लिए हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी यदि बराबर हो जाए, ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, तो संक्रिया साचार्य होती है। चूँकि क्वेश्चन में हमें युग्म के रूप में संख्याएं दे रखी हैं ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी, तो फिर यहाँ पर हमें युग्म के रूप में ही साचार्य की संक्रिया को चेक करना पड़ेगा। और वो फिर इस प्रकार से होगा कि ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर संक्रिया ई कॉमा एफ, ये हमें अलग से मानना पड़ेगा। यदि ये बराबर हो जाए ब्रैकेट के बाहर ए कॉमा बी संक्रिया ब्रैकेट के अंदर
सी कॉमा डी संक्रिया ई कॉमा एफ के। चूँकि हमें क्वेश्चन में युग्म के रूप में दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर युग्म के रूप में ले लिया ए कॉमा बी, सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ। तो हम सवाल को हल करें। फिर हमने मान लिया है कि ये जो ए बी सी डी ई और एफ है, ये सब प्राकृत संख्या को बिलोंग करते हैं। तो साचार्य के लिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी और ब्रैकेट के बाहर ई कॉमा एफ, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान पहले हम निकाल रहे हैं कि कितना आता है। तो इसका मान हम निकाल लें। जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है, पहली संख्या दूसरे कोष्टक में पहली संख्या से जुड़ी है, दूसरी संख्या दूसरी संख्या से जुड़ी है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो उस प्रकार से यहाँ पर ये ए प्लस सी और बी प्लस डी, इसको हम लिख दें। ये हो जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी और संक्रिया ई कॉमा एफ। अब वापस ये एक अपने आप में एक संख्या है, तो ये पहली संख्या से जुड़ जाएगी और दूसरी संख्या ये जो पूरी है ये दूसरी संख्या से जुड़ जाएगी। ऐसे हमको डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में, पहली संख्या पहली से, दूसरी संख्या दूसरी से। ये अपने आप में एक संख्या है, ये पहली से जुड़ जाएगी, ये अपने आप में संख्या है, ये दूसरी से जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, इक्वेशन नंबर 1। अब साचार्य की जो कंडीशन है उसमें हम राइट हैंड साइड का मान निकाल लें। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले इसको ब्रैकेट में रखा था, ई एफ को ब्रैकेट के बाहर रख के सॉल्व किया था, तो समीकरण नंबर 1 हमें ये प्राप्त हुआ था। अब ए बी को हमने कोष्टक के बाहर रखा है, बड़े कोष्टक के, और सी डी और ई एफ संक्रिया को कोष्टक के अंदर रखा, बड़े कोष्टक के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 2 का मान क्या आता है। तो इसको हम हल करें। ए बी एज इट इज़ लिखे रहने दें संक्रिया, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो जो हमें कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ए बी संक्रिया सी डी, तो ए सी से जुड़ रहा है, बी डी से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर सी ई से जुड़ जाएगा और डी एफ से जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। अब ये अपने आप में 2 कोष्टक हो गए हैं, तो ए इससे जुड़ जाएगा सी प्लस ई से और बी जुड़ जाएगा डी प्लस एफ से। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई और ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखें कि समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं। समीकरण नंबर 1 वो भी ए प्लस सी और कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ था। समीकरण नंबर 2 भी ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ है। तो समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, उसको हम लिख देते हैं इस तरीके से। बड़े कोष्टक के अंदर ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी, बड़ा कोष्टक बंद, और बड़े कोष्टक के बाहर संक्रिया ई एफ, ये बराबर है कोष्टक के बाहर ए कॉमा बी संक्रिया, कोष्टक के अंदर सी कॉमा डी संक्रिया ई कॉमा एफ के, अतः संक्रिया साहचार्य है। फिर हमसे पूछा गया है उसमें कि समुच्चय ए में संक्रिया का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। हमें यह ज्ञात करना है कि यदि कोई तत्समक अवयव है तो फिर वो क्या है। तो तत्समक होने के लिए कंडीशन ये होती है कि ए संक्रिया ए बराबर हमें रिटर्न में ए मिल जाए, साथ ही ई संक्रिया ए करें तो भी रिटर्न में ए मिल जाए, उस कंडीशन में ई तत्समक होता है। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें युग्म के रूप में संख्याएं दे रखी हैं, ए कॉमा बी का युग्म है, सी कॉमा डी का युग्म है, तो तत्समक के लिए भी हम युग्म ले लेंगे, उसको हम युग्म के रूप में डिफाइन कर लेंगे। ए की जगह हम ले लेंगे A1 कॉमा A2, संक्रिया ई की जगह ले लेंगे E1 कॉमा E2, और इनके बीच में संक्रिया करने पे हमें A1 कॉमा A2 रिटर्न मिल जाए। इसी प्रकार से क्रम बदल दें, E1 कॉमा E2 संक्रिया A1 कॉमा A2 संक्रिया कराएं तो A1 कॉमा A2 हमें रिटर्न मिल जाए, तो उस कंडीशन में E1 कॉमा E2 तत्समक होता है। तो अब हम हमारे सवाल के लिए चेक करते हैं। तत्समक के लिए हमने जो तत्समक की कंडीशन उसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, A1 कॉमा A2 संक्रिया E1 कॉमा E2 बराबर A1 कॉमा A2। क्वेश्चन में जिस तरीके से हमें डिफाइंड है कि ए बी संक्रिया
सी कॉमा डी, ए सी से जुड़ रहा है और बी डी से जुड़ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा A1 जुड़ जाएगा E1 से, तो A1 प्लस E1 कॉमा A2 जुड़ जाएगा E2 से, तो A2 कॉमा E2 बराबर A1 कॉमा A2। 11th क्लास में हमने कार्तीय युग्म में पढ़ा है कि इस तरीके से अगर हमें युग्म बराबर के दोनों साइड दिए जाते हैं तो पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होता है बराबर के दूसरी तरफ वाले युग्म के, और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर A1 प्लस ई इक्वल्स टू A1 तथा ये A1 प्लस E1 तथा A2 प्लस E2 इक्वल्स टू A2। तो ऊपर वाले को यदि हम पहले हल करें, A1 इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E1 की वैल्यू आ गई 0। इसी प्रकार से अब नीचे वाली संक्रिया को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा E2 इक्वल्स टू A2 माइनस A2, ये A2 इधर आके माइनस A2 हो गया, प्लस A2 माइनस A2 कैंसिल हो गया, तो E2 इक्वल्स टू 0। तो E1 भी 0 आ रहा है और E2 भी 0 आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो समुच्चय दे रखा है A, वो n क्रॉस n का दे रखा है, प्राकृत संख्याओं को दे रखा है, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है 1 से अनंत तक, प्राकृत संख्या 0 नहीं होती। और तत्समक अगर कोई है तो वो भी प्राकृत संख्याओं में से ही होना चाहिए था, लेकिन हमारा तत्समक 0 आ रहा है जो कि संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 0 डज नॉट बिलोंग टू n, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है। 12वें क्वेश्चन में हमें सिर्फ सत्य है कथन या असत्य है ये बताना है। तो समुच्चय n में किसी भी स्वैच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए a संक्रिया a बराबर a, जबकि a बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्या में हमें दिया है स्वैच्छ द्विआधारी संक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि ये संक्रिया हम हमारी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, चाहे प्लस की ले लें, चाहे माइनस की ले लें, गुणा की ले लें, भाग की ले लें, लेकिन सब के लिए क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं, ये कथन सत्य है, ए संक्रिया ए बराबर वापस में ए मिलता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हमने मान लिया है कि जो हमारी संक्रिया है वो ऋण की है। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है, कथन कब सत्य होगा, जब ए संक्रिया ए बराबर ए मिल जाए। सभी प्रकार की संक्रियाओं के लिए, सभी प्रकार की संभव संक्रियाओं के लिए ए संक्रिया ए बराबर ए मिल जाए, चाहे हम प्लस की लें, माइनस की लें संक्रिया, गुणा की लें, भाग की लें, एलसीएम ले लें, एचसीएफ ले लें। और अगर किसी एक भी संक्रिया के लिए ये ए संक्रिया ए बराबर ए नहीं आता है तो फिर ये कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने संक्रिया ले ली ऋण की और ए बराबर मान लिया है 2। तो ए संक्रिया ए बराबर देखें कि क्या हमें ए मिलता है या नहीं। ए संक्रिया ए ये हो जाएगा ए माइनस ए, क्योंकि संक्रिया हमने माइनस की लिए, ए का मान रख दें 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या होता है 0, और ये प्राकृत संख्या नहीं होती। हमें जो समुच्चय दे रखा है वो प्राकृत संख्याओं को दे रखा था, उसने कहा था कि सभी ए बिलोंग्स टू n, अतः कथन असत्य है। हमें रिटर्न में ए नहीं मिला, हमें यहाँ रिटर्न में 2 नहीं मिला। अगर रिटर्न में 2 मिल जाता तो ए संक्रिया ए बराबर ए सिद्ध हो जाता और कथन सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं मिला, इसलिए कथन असत्य है। 12 का सेकंड क्वेश्चन है, यदि n में प्राकृत संख्या में संक्रिया एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय हमें दे रखा है, तो क्या ये कथन सत्य है। ए संक्रिया ब्रैकेट में बी संक्रिया सी बराबर ब्रैकेट के अंदर सी संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया ए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। क्रम विनिमय की कंडीशन हमें पता है, ए संक्रिया बी बराबर होता है बी संक्रिया ए के, तो संक्रिया क्रम विनिमय होती है, क्रम बदल जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया है ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी, क्वेश्चन का हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी। तो ये एक संख्या है और ये पूरी एक दूसरी संख्या है। तो क्रम विनिमय तो हमें दे रखा है, तो हम इसका क्रम बदल सकते हैं। ए संक्रिया बी संक्रिया ए होता है, यहाँ पर हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी संक्रिया ए, इनके क्रम आपस में बदल गए। क्रम विनिमय है तो यहाँ पर भी क्रम विनिमय का नियम अप्लाई होगा। ये जो बी संक्रिया सी है इसे हम क्रम बदल दें, ये हो जाएगा सी संक्रिया
बी संक्रिया ए, और यही तो राइट हैंड साइड थी, ब्रैकेट के अंदर सी संक्रिया बी संक्रिया ए, वही आया हमारा, अतः कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विकल्प वाला है। तो ए संक्रिया बी हमें डिफाइंड है ए की घात 3 धन बी की घात 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित एन में हमें जो समुच्चय दे रखा है वो प्राकृत संख्याओं को दे रखा है। एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। एक द्विआधारी संक्रिया हमें दी गई है। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि साचार्य है तथा क्रम विनिमय दोनों है, क्रम विनिमय है, साचार्य नहीं है, साचार्य क्रम विनिमय नहीं है, न क्रम विनिमय है न साचार्य है। तो हम इसको हल करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। अब हम इसको हल करके देखते हैं। ए संक्रिया बी बराबर ए की घात 3 धन बी की घात 3। जब दो संख्याएं आपस में जुड़ रही होती हैं तो उनका यदि हम क्रम बदल देते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता। ए की घात 3 धन बी की घात 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी की घात 3 धन ए की घात 3। तो जिस हिसाब से हमें सवाल डिफाइन है ए संक्रिया बी ए की घात 3 धन बी की घात 3, तो बी की घात 3 धन ए की घात 3 को हम लिख सकते हैं बी संक्रिया ए संक्रिया बी हमें मिल गया बी संक्रिया ए, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। यही तो क्रम विनिमय की कंडीशन होती है। अब साचार्य के लिए हम चेक करें। साचार्य के लिए हमें पता है कंडीशन क्या होती है, ब्रैकेट में ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी बराबर ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के बराबर मिल जाए तो साचार्य, नहीं मिले तो साचार्य नहीं। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। ए बराबर हमने 1 ले लिया, बी बराबर 2 ले लिया और सी बराबर 3 ले लिया। ये विकल्प वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इस तरीके से करा रहा हूँ। तो आप देखें कि इसका मान क्या आता है। ये एक संक्रिया 2 हो जाएगा 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 संक्रिया 3, ये हो जाएगा 1 की घात 3 1 2 की घात 3 8 संक्रिया 3, ये हो जाएगा 9 संक्रिया 3। अब ये हो जाएगा 9 की घात 3 धन बी की घात 3 मतलब 3 की घात 3। 9 की घात 3 होता है 729, 3 की घात 3 27, ये हो जाएगा 756, इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू निकाल लें। ए संक्रिया बाहर बी संक्रिया सी के लिए, तो ए संक्रिया ए का मान 1 संक्रिया बी का मान 2 संक्रिया 3, एक संक्रिया एज इट इज रहने दें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। 2 संक्रिया 3 इस डेफिनेशन के अनुसार ए की घात 3 धन बी की घात 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3 धन 3 की घात 3, एक संक्रिया 2 की घात 3 8 3 की घात 3 27, एक संक्रिया ये हो जाएगा 35। फिर से कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये 1 की घात 3 धन 35 की घात 3, 1 की घात 3 1 35 की घात 3 का मान होता है 42,875। आप करके देख लेना। 35 की घात 3 तो 35 गुणित 35 करेंगे तो 42,875 आ जाएगा। इसको आप जोड़ देंगे इसमें 1 तो 42,876। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 और 2 को आप देखें। समीकरण 1 756, समीकरण नंबर 2 42,876 बराबर नहीं है, इसलिए जब राइट हैंड साइड बराबर नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर नहीं होगी, अतः वो साचार्य की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो साचार्य नहीं है। तो ये सवाल जो हमारा है, ये संक्रिया ये क्रम विनिमय तो है लेकिन साचार्य नहीं है, तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो बी वाला आ जाएगा कि संक्रिया क्रम विनिमय है किंतु साचार्य नहीं है।